सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम गैसियस स्टेट्स को फिर से पढ़ेंगे, काइनेटिक गैसिफिकेशंस को डिराइव करेंगे, पोस्टुलेट्स को एक बार रिवाइज करके। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है हमारा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन। चलिए, इसके लिए पहले हमने एक टर्म को पढ़ा था, काइनेटिक मॉलिक्यूलर theory. In order to understand the behavior of the gaseous state, a theory is developed which is known as the kinetic molecular theory. ठीक, इस थ्योरी को किसने डेवलप किया था? तो दिस थ्योरी वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय डी बर्नौली इन 1738 and considerably elaborated by क्लासियस, मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन, वैन डर वाल एंड जीन्स। तो टाइम टू टाइम पे इन लोगों ने इसमें क्या किया, कंट्रीब्यूशन करते गए। ठीक है, ये हमें आगे मिलता जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर से सेकेंड सेमेस्टर तक। ठीक, चलिए, इस थ्योरी का पर्पस क्या था, क्यों एक्सप्लेन किया गया? तो टू डेवलप ए मैथमेटिकल थ्योरी टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ गैसेस एंड गैस लॉ। तो जितने भी हम गैस लॉ पढ़ते हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ग्राम्स लॉ, गाद्रे लॉ, उन सबको एक्सप्लेन करने के लिए एक मैथमेटिकल थ्योरी की जरूरत पड़ी और उसी को नाम दिया गया काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। नाउ जो भी थ्योरी आती है जनरली क्या होता है, बेस्ड ऑन सम assumptions, सम पोस्टुलेट्स। ठीक है, so what are the fundamental particles of this kinetic theory? तो the kinetic theory is based on the following fundamental particles। ये हमसे क्वेश्चन पूछेगा। तो फर्स्ट क्या लिखेंगे, नंबर वन, गैसेज आर कंपोज्ड ऑफ मिनट डिस्क्रीट पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। तो गैसेज किससे मिलके बने होते हैं? तो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि गैसेज आर कंपोज्ड ऑफ स्मॉल मिनट particles which are called molecules. Now for the same gas all molecules are of same size and mass। एक गैस के लिए जितने भी molecules होंगे उन सबकी साइज और मास क्या होगा, सेम होगा। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन गैस अगर आप लेते हैं तो हाइड्रोजन में जितने भी मॉलिक्यूल होंगे, मतलब अगर 1 मोल लेंगे तो हमने क्या पढ़ा था, कितने होंगे, एवोगाड्रो नंबर 6.023 10 to the power 23। उतने मॉलिक्यूल्स की साइज भी क्या होगी, बराबर, मास भी क्या होगा, बराबर। ठीक, चलिए सेकेंड पोस्टुलेट इसमें क्या माना गया कि these molecules are spherical। molecules are regarded as spherical। spherical इनको हम मानते हैं and perfectly elastic and no attractive force exists between them। so there is no attractive forces amongst the molecules of गैसेस। हालांकि ये बाद में जाके गलत हो गया, जिसको वैन डर वाल ने करेक्ट किया था। ठीक है, थर्ड में क्या माना था कि मॉलिक्यूल्स आर इन स्टेट ऑफ रैपिड रैंडम मोशन। हमेशा वो क्या होते हैं, कोलाइड, मतलब मूवमेंट में रहते हैं, मूवमेंट में रहते हैं। तो ड्यूरिंग देयर मोशन दे कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। कि जिसमें आप कंटेनर में रखेंगे, वेसल में रखेंगे, उसमें वो टकराते रहते हैं। ठीक है, टकराते रहने का मतलब है कि जैसे कोई मॉलिक्यूल्स हैं, तो अगर मान लीजिए कोई गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, सबसे वीक होता है। ठीक, अब ये मॉलिक्यूल्स मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, मान लीजिए तीसरा कोई मॉलिक्यूल्स आएगा तो इससे टकराएगा, इससे टकराने के बाद ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। तो ये अटेंड मोशन करता रहेगा। ठीक है, एंड ड्यूरिंग देयर movement they collide with each other or with the walls of container। कि जैसे सपोज यहाँ एक मॉलिक्यूल है, यहाँ एक मॉलिक्यूल है, इन दोनों के बीच में अगर कोलिजन होगा तो ये टकराने के बाद किधर जाएगा, इस वॉल से कोलाइड करेगा और वॉल से कोलाइड करने के बाद वापस इसी वेसल में आ जाएगा। ठीक, नाउ अब इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि कोलिजन्स जो होते हैं वो जनरली दो तरह के होते हैं। एक को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक, और एक को बोलते हैं इन इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है देयर इज नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, means the collisions in which the kinetic energy remains conserved, इसको बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। और इनइलास्टिक का मतलब क्या होता है कि there is some loss of kinetic energy। ठीक है, तो ऐसा इसलिए माना गया है क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हमेशा मोशन करते रहते हैं। जब मोशन करते रहते हैं तो कभी भी एक जगह स्टैटिक पोजीशन में नहीं आएगा। अब जैसे सपोज सोचिए कि अगर मॉलिक्यूल, मान लीजिए उनका बीच का जो कोलिजन हो रहा है, अगर वो इलास्टिक नहीं होगा तो एक बार टकराएगा तो कुछ एनर्जी कम लॉस होगा, दूसरी बार टकराएगा तो एनर्जी और लॉस होगी, और कम होगी, और कम होगी, और एक ऐसा टाइम आएगा कि जब वो जाके, ठीक है, कोने में चुपचाप बैठ जाएगा। इसीलिए इस एजम्पशन को सही करने के लिए मान लिया गया कि जो कोलिजन्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलास्टिक होते हैं, मतलब देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक, क्लियर?
Now, fourth assumption क्या कहता है? The distance between the molecules are very large. अब इसे भी हमने पढ़ा है कि gaseous molecules में क्या होते हैं? Thermal expansion सबसे ज्यादा होते हैं. And it is assumed that the van der Waals attractive forces between them do not exist. इसलिए there is no van der Waals force of attraction among the molecules of gas. ठीक. Thus the gas molecules can move freely independent of each other. मतलब कोई किसी के साथ रिलेशन में नहीं है, मीन्स कि कोई किसी पे डिपेंड नहीं करता है. जैसे ये मॉलिक्यूल यहाँ है, एक मॉलिक्यूल यहाँ है, तो इसको जहां जाना है, जहां मूव करना है वो मूव कर सकता है, इसको जहां जाना है ये मूव कर सकता है, क्योंकि इनके बीच में वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. ठीक. नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? ड्यू टू देयर मोशन दीज मॉलिक्यूल्स विल एक्सर्ट प्रेशर. ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. अब ये प्रेशर कहां से आता है वही अभी आगे डिस्कस करेंगे. Take now the duration of a collision is negligible compared with the time spent by a molecule between collisions. मतलब बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है कि मतलब दो मॉलिक्यूल्स आया, कोलाइड किया एंड देन फिर वहीं से टाटा बाय बाय, फिर वापस उनका पाथ बदल गया. ठीक है. ऐसा नहीं कि कोलाइड किया तो तुमको हालचाल पूछेगा, चोट लगा, क्या हुआ. ठीक है. तो मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल्स यहाँ से आ रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल्स यहाँ से आ रहा है, कोलाइड करेगा एंड इंस्टेंटली फिर ये इसका पाथ इधर आ जाएगा, चाहे इधर आएगा, चाहे इधर आएगा, चाहे इधर जाएगा. ठीक है. नाउ द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इज वेरी स्मॉल. एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम या साइज कितना आएगा? इट कैन बी नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस. इस कंटेनर में जस्ट सपोज मान लीजिए हम 1000 अगर मॉलिक्यूल लिए हैं, जस्ट सपोज 1000 मॉलिक्यूल है, तो एक मॉलिक्यूल का मास अगर 1 ml है तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा? 1000 ml. तो 1000 के कंपैरिजन में हम 1 ml को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बट ये पॉस्टुलेट भी आगे जाके मॉडिफाई किया गया जिसको वान डेर वाल गैस इक्वेशन पढ़ेंगे. ठीक है. तो ये कुछ पॉस्टुलेट्स थे जिसके बेसिस पे एक काइनेटिक थ्योरी को डेवलप किया गया था. ठीक. चलिए नेक्स्ट में क्या कहते हैं? द काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा. ठीक. Since the molecules are moving in all possible directions, the distribution of the molecules in the container remains uniform. कि टोटल अगर n molecules हैं, जैसे सपोज, तो हम 3 एक्सिस है हमारा, मतलब they can move along x axis, they can move along y axis, they can move along z axis. ठीक. तो अब n molecules हैं, तो अब हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है कि कितने x एक्सिस में गए, कितने y एक्सिस में गए, कितने z एक्सिस में गए. तो हम तो वहां बैठे नहीं है कि काउंट करेंगे कितने x में, कितने y में, कितने z में है. तो इसलिए एक एजम्पशन मान लिया गया कि चलो क्या करेंगे? यूनिफॉर्मिटी. तो 1/3 1/3 1/3. ठीक है. तो इसलिए क्या कि मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करेंगे तो इसको हम क्या बोल देते हैं? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द कंटेनर रिमेंस यूनिफॉर्म. जितना x में उतना y में उतना ही z में. ठीक. The laws of classical mechanics, that is Newton's law of motion, can be applicable to the motion of gaseous molecules. ठीक. तो जनरली हम मोशन की बात करते हैं तो फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं? क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. तो नो डाउट वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को भी हम यहाँ में अप्लाई कर सकते हैं, स्पेशली सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या था? तो मोमेंटम हम पढ़ते हैं, क्या लिखते हैं? मास इनटू वेलोसिटी. ठीक. अब आपसे पूछिए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp बाई dt, तो क्या लिखेंगे आप? d बाई dt. मोमेंटम की जगह पे क्या आएगा? मास इनटू वेलोसिटी. मास जो होता है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होता, तो कांस्टेंट हो गया तो बाहर आ जाएगा. वेलोसिटी हमारा टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है, और चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन. तो मास इनटू एक्सीलरेशन. क्लियर. और मास इनटू एक्सीलरेशन इज नोन एज फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन. तो सीधा सीधा कह सकते हैं कि फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ठीक. और हमें क्या निकालना है? प्रेशर, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, तो इसी को बोलते हैं प्रेशर. तो गैसेस मॉलिक्यूल जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वो एक्चुअली प्रेशर कहां से आता है? वो यहां से मिलेगा. ठीक है. सो दिस इज द मैथमेटिकल बेसिस. ये मैथमेटिकल बेसिस है कि प्रेशर हम कहां से
निकालेंगे, या गैसेस मॉलिक्यूल जो प्रेशर डालते हैं, एक्सर्ट करते हैं, वो कहाँ से प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉस्टुलेट्स हैं जिनके बेसिस पे एक काइनेटिक गैस इक्वेशन डिराइव किया गया। ठीक, क्लियर। चलिए अब आते हैं डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन। ठीक, सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज पॉस्टुलेट्स या पॉस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एक इक्वेशन डिराइव किया गया जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन। So on the basis of the above postulates of the kinetic theory and by applying the law of mechanics, the kinetic gas equation can be derived, from which various gas laws can be deduced। मतलब कि जितने भी हमने गैसेस लॉ पढ़ा, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ग्राम्स लॉ, सबको हम डिराइव करने के लिए, ठीक है, मैथमेटिकली प्रूफ देने के लिए हमने एक गैस इक्वेशन को डिराइव किया। ठीक, चलिए अब इसको डिराइव करते हैं। तो मान लीजिए सपोज एक क्यूब ऑफ साइड L सेंटीमीटर, एक क्यूब मान लीजिए उसकी साइड क्या हो गई L सेंटीमीटर, कंटेंस n मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए n, ईच हैविंग ए मास स्मॉल m, सबका मास कितना हो गया m, क्योंकि एक गैस है तो सब जितने मॉलिक्यूल्स होंगे सबका मास सेम होगा। ठीक, नाउ कंसीडर ए मॉलिक्यूल मूविंग पैरेलल विद ईच साइड ऑफ द क्यूब विद ए वेलोसिटी u सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई u सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, अब वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, नो डाउट वेलोसिटी u may be resolved into its three components along x axis, y axis and z axis। ठीक, इसलिए इसको नाम दे दिया ux, मतलब मूवमेंट वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स along x axis, वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स along y axis, वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स along z axis। ठीक, अब हमारे पास कितने एक्सिस होते हैं, 3 एक्सिस होते हैं। ठीक, एक x एक्सिस, चलिए इसको मान लेते हैं y एक्सिस और इसको मान लेते हैं z एक्सिस। ठीक, तो इसके अलोंग जो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी को हम क्या लिखेंगे ux, इसके अलोंग जो मॉलिक्यूल्स मूव करेगा uy, और इसके अलोंग मतलब z एक्सिस के अलोंग मूव करेगा तो uz। ठीक, अब इन तीनों वेक्टर का वेलोसिटी का हमें एक रिजल्टेंट निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे u स्क्वायर इक्वल टू, बोलिए ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर प्लस uz स्क्वायर, देख सकते हैं, कोई डाउट नहीं। ठीक, तो हमने पहले क्या मान लिया कि मॉलिक्यूल्स मूव कर रहा है, किसमें ले लिया, क्यूब में ले लिया, उस क्यूब का साइड क्या है L सेंटीमीटर हो गया, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे n मॉलिक्यूल्स हो गए। ठीक, सबका वेलोसिटी कितना है u सेंटीमीटर पर सेकेंड, मास कितना मान लिया m। अब 3 डायरेक्शन है, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, x एक्सिस के लॉन्ग ux, y एक्सिस के लॉन्ग uy, z एक्सिस के लॉन्ग uz, इन तीनों का एक रिजल्टेंट निकाल लिया तो क्या मिल गया हमें u स्क्वायर। क्लियर, ठीक है। चलिए अब किसमें माना था हमने, मॉलिक्यूल्स को क्यूब में माना था, तो एक आप क्यूब बनाइए। ओके, सो एक क्यूब बना देते हैं, इसका साइड हमने क्या माना था L सेंटीमीटर। ठीक, और इसमें कितने मॉलिक्यूल्स थे, तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें कंसीडर किया था, तो इसको आप यहाँ से एक क्यूब बना लीजिए। इसको मान लेते हैं कि ये हमारा हो गया अलोंग x एक्सिस। ठीक, ये हमारा हो गया अलोंग z एक्सिस, और इसको आप मान लीजिए ये हो गया हमारा y एक्सिस। ठीक, तो एक हमने क्यूब मान लिया अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। चलिए इस क्यूब का साइड क्या माना था हमने L, और हमें पता है कि क्यूब की जितनी भी साइड्स होते हैं क्या होती हैं, सब सेम होती है। तो ये यहाँ से इसको मान लेते हैं कि एक फेस हमारा O है और इसको मान लीजिए कि एक फेस P है। इसके और इसके बीच में कितने डिस्टेंस हो गया, मतलब साइड ऑफ द क्यूब क्या माना था हमने L सेंटीमीटर। क्लियर, ठीक। चलिए अब यहाँ से पिक्चर एक्चुअली समझना है। यहाँ पे मान लीजिए कि हमने एक यहाँ पे ले लिया फेस, एक फेस हम मान लेते हैं कि ये कौन सा फेस हो गया, O एक फेस है, और दूसरा फेस यहाँ पे क्या है P, ये वाला हो गया आपका P। ये सेकंड फेस हो गया हमारा, कोई भी ले सकते हैं, फ्रंट्स, ठीक, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। एक फेस हमारा मान लीजिए O और एक फेस P।
अब मॉलिक्यूल्स यहाँ से डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, टकरा रहा है, जाएगा। तो यहाँ से इस वॉल के फेस से टकराने के बाद क्या होगा, ये वापस मुड़ जाएगा। तो ये डिस्टेंस कितना करेगा, L। और यहाँ से फिर क्या होगा, टकराएगा, टकराने के बाद ये यहाँ से वापस रीबाउंड हो जाएगा। ठीक, इसको हम क्या बोलेंगे, आफ्टर कोलिजन। टकराने के बाद, कोलिजन के बाद ये वापस जाएगा। और इसको क्या बोल सकते हैं, बिफोर कोलिजन। क्लियर। ठीक, हर एक कोलिजन में जो भी आप फेस ले लीजिए, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, एक बार आएगा तो कितना, L। और फिर टकराने के बाद वो वापस जाएगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, L। ठीक, चलिए इसका मास कितना हमने माना था, m। इसकी वेलोसिटी कितना लिया था, अभी x एक्सिस के बारे बात कर रहे हैं, तो ux। चलिए ये प्लस होगा। रिबाउंड होने के बाद क्या होगा, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें डायरेक्शन आएगा। तो आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी का साइन क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। मास कितना हो गया, m, और इसकी वेलोसिटी होगी ux। सो जब ये कोलिजन कर रहा है तो उस वक्त इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, प्लस ux। मोमेंटम कितना हो गया, आप प्लस नहीं भी ले सकते हैं, प्लस का मतलब यही है कि वो जाएगा, टकराएगा, और जब वापस आएगा, रीबाउंड होगा, तब हम उसको क्या लेना पड़ेगा, विद नेगेटिव साइन। तो MUX आफ्टर कोलिजन कितना हो जाएगा, माइनस MUX। ठीक, किसी भी फेस से कोलिजन होगा तो 2L का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है। So now consider that the molecule of mass m is moving with velocity ux along x-axis and collide with the inner wall of the container vessel and rebound with exactly the same velocity but in opposite डायरेक्शन। सेम वेलोसिटी क्यों बोला है, क्योंकि जो कोलिजन होता है वो क्या होता है, इलास्टिक होता है, मास तो बदलेगा नहीं, और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम स्क्वायर। तो सेम वेलोसिटी से वापस आएगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए हम क्या लेंगे, माइनस m इंटू ux। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द रेट चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल बिफोर इट स्ट्राइक्स, तो आप क्या लिखेंगे, मोमेंटम का मतलब क्या था, मास इंटू वेलोसिटी। नाउ द मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल आफ्टर इंपैक्ट, आफ्टर कोलिजन, तो मास में कोई चेंज नहीं बट वेलोसिटी कितना हो जाएगा, विद नेगेटिव साइन। नाउ देयरफॉर चेंज ऑफ मोमेंटम ड्यू टू वन कोलिजन, तो वन कोलिजन में कितना चेंज आएगा, तो ux माइनस, और उसकी वेलोसिटी बदल गई विद नेगेटिव साइन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ से क्या लिख देंगे, एक ही चीज दो बार आएगा, मतलब MUX। ये हो गया उसका चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम में कितना चेंज होगा, 2MUX। एक, और एक बार कोलिजन हो रहा है, मतलब एक फेस से दूसरे फेस में जाएगा, तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 2M। तो एक बार गया तो L, वापस आया तो L, तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2L। क्लियर। ठीक है, किसी भी आप, अभी हम x एक्सिस का ले रहे हैं और सेम यही चीज हम y और z के लिए अप्लाई कर देंगे। ठीक, now before the molecule can strike the same wall again, it must travel to the opposite wall, collide with each, rebound and return। तो during this process, मतलब वन कोलिजन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, सीधा सीधा 2L। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड, तो उसकी वेलोसिटी होगी ux, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2L। ठीक, नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हम क्या निकालेंगे, कितने कोलिजन हुआ एक सेकेंड में, और एक कोलिजन में कितना मोमेंटम चेंज हुआ। ठीक है, वर्ड को ध्यान दीजिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमें निकालना है। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा कि एक सेकेंड में कितने कोलिजन्स हुए, मतलब नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड, ये निकालना है, और इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि एक कोलिजन में कितना मोमेंटम चेंज हुआ, मोमेंटम चेंज पर कोलिजन। तो चलिए, नंबर ऑफ कोलिजन कितना आएगा, तो ux, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, डिवाइडेड बाई 2L, और मोमेंटम चेंज कितना आया एक कोलिजन का, 2MUX। ये था ना, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, मास, फिर क्या आएगा, ux स्क्वायर, वेलोसिटी डिवाइडेड बाई L। ठीक, तो ये हमने निकाल लिया कि दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक, जब मॉलिक्यूल एक फेस पे जाके टकरा रहा है, कोलाइड कर रहा है, इंपैक्ट हो रहा है, तो उसका कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है, MUX स्क्वायर बाई L। ठीक, चलिए अब सोचिए, यहां से मॉलिक्यूल यहां गया,
तब हमने क्या निकाल लिया कि जब यहाँ जाके टकरा रहा है वापस आ रहा है तो उसमें कितना मोमेंटम चेंज होगा, एम यू एक्स स्क्वायर बाई एल। सेम यही कहानी यहाँ भी होगी, मॉलिक्यूल यहाँ से टकरा के जाएगा 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 फिर यहाँ पे टकराएगा, ठीक, इस कंटेनर के अपोजिट साइड के वॉल से टकराएगा, ठीक। अब वहां भी जब टकराएगा तो वहां भी उसका मोमेंटम चेंज होगा। तो एक फेज से जब इस फेज पे आया तो कितना चेंज हुआ, इतना। यहां से जब यहां जाएगा तो कितना चेंज होगा, ऑब्वियसली सेम यही होगा, ठीक। इसलिए यहां में क्या कहते हैं, the total change of momentum due to impacts of one molecule on both the faces O and P along x-axis would be double, मतलब 2 टाइम्स हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 2mu(x square by l), ठीक। क्योंकि एक बार हमने ये जो निकाला वो कितना निकाला था, एक मॉलिक्यूल का एक पोजीशन एक फेस पे। सेम वही कहानी होगी, जब मॉलिक्यूल से यहाँ से टकरा के वापस यहाँ आएगा तो फिर इस पे भी उतना ही मोमेंटम चेंज होगा, फिर इधर जाएगा मोमेंटम चेंज होता रहेगा, ठीक। इसलिए क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली डबल, ठीक है। तो चलिए अब हमने एक्स एक्सिस का निकाल लिया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना आ रहा है, 2mx स्क्वायर बाई एल, दोनों फेस के लिए, किसी भी आप दो फेस का ले लीजिए अलोंग एक्स एक्सिस। सेम यही कहानी वाई एक्सिस के अलोंग होगी, हम वहां में क्या ले लेंगे, 2m वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस डिवाइडेड बाई एल, क्योंकि ये तो बदलेगा नहीं, ये तो बदलेगा नहीं, ये तो बदलेगा नहीं, बस वेलोसिटी का कंपोनेंट बदल जाएगा। चलिए जेड एक्सिस के लॉन्ग लेना होगा तो हम क्या लिख देंगे, 2mz स्क्वायर बाई एल, ठीक, क्लियर। तो हमें फिर से पूरा मैथमेटिक्स नहीं करना है, सिमिलरली हम लिख सकते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है। नाउ सिमिलरली द टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम पर मॉलिक्यूल अलोंग वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस पर सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं। तो जहां मैं x लिया था उसकी जगह पर हम क्या ले लेंगे, 2m उसका y वाला कंपोनेंट, ठीक, डिवाइडेड बाई l उसका z वाला कंपोनेंट डिवाइडेड बाई l, ठीक। नाउ देयरफॉर द टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम अलोंग ऑल द 3 एक्सिस पर सेकंड पर मॉलिक्यूल, तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा, तो x एक्सिस के अलोंग आपको क्या मिल गया, 2mx स्क्वायर बाई l, बोलिए y एक्सिस के अलोंग क्या मिल जाएगा, 2my स्क्वायर बाई l, और z एक्सिस के अलोंग क्या मिल जाएगा, 2mz स्क्वायर बाई l। इसमें आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, 2m बाई l को कॉमन कर दीजिए, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ux स्क्वायर, फिर यहाँ से क्या लिखेंगे, uy स्क्वायर, यहाँ में क्या लेंगे, uz स्क्वायर, और फर्स्ट सबसे शुरू में इसको हम क्या बोला था, इन तीनों का रिजल्टेंट वेक्टर क्या मिल गया आपको, 2mu स्क्वायर बाई एल, क्योंकि हमें एक्चुअली क्या होता है, वेलोसिटी तीनों का रिजल्टेंट मिलेगा, ठीक। तो ये हमको मिल गया कि पूरा उसका जो मोमेंटम चेंज हो रहा है एक सेकेंड में एक मॉलिक्यूल का, माइंड एक वन मॉलिक्यूल पर मॉलिक्यूल, इतना हमको मिल रहा है। और हमने टोटल कितने मॉलिक्यूल्स लिए थे, n मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो एक का नाते कितना चेंज हो रहा है, दिस इज द मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड पर मॉलिक्यूल। तो टोटल कितना हम निकालना है कि कितने मॉलिक्यूल्स, n मॉलिक्यूल्स। तो क्या करेंगे आप, तो एक के लिए 2mu स्क्वायर बाई एल है, n के लिए क्या करेंगे हम, उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ठीक। नाउ वी कंसीडर ऑल द मॉलिक्यूल्स हैविंग डिफरेंट वेलोसिटीज, नो प्रॉब्लम। The change of momentum per second of all the molecules on all the walls of the cube are given as, total n molecules के लिए अगर हम निकालेंगे तो हम सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, 2mnu स्क्वायर बाई एल, ठीक, ये भी कर सकते हैं, या फिर सबका अलग अलग रखिए, un स्क्वायर प्लस ut स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर, और फिर वहां से हमको क्या मिल जाएगा, टोटल n मॉलिक्यूल्स है तो n इंटू u स्क्वायर बाई, ठीक, क्लियर। तो x एक्सिस के लॉन्ग निकाला, सेम वही चीज हम y एक्सिस के लॉन्ग कर देंगे, सेम वही चीज हम z एक्सिस के लॉन्ग कर दिया, तीनों को हमने ऐड कर दिया तो हमें क्या मिल गया, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम पर सेकेंड पर मॉलिक्यूल। टोटल कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, n, तो आप सीधा सीधा n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हमको टोटल मिल जाएगा, क्लियर। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो dp बाई dt इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, ये कहां से आया था, अभी जो पोस्टुलेट में डिस्कस किया।
Now, according to Newton's second law of motion, the change of momentum per unit time is the force exerted by the molecules on the walls of the cube. सीधा सीधा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमें कितना मिल गया, बोलिए कितना मिल गया, 2mnu² बाई एल। ठीक, तो ये क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp बाई dt, और ये किसके बराबर हो गया, अप्लाइड फोर्स। तो हमको सीधा सीधा क्या मिल गया, फोर्स। क्लियर। नाउ अब हमें बेसिकली निकालना क्या था, प्रेशर निकालना है। तो प्रेशर हम क्या पढ़ते हैं, प्रेशर इज डिफाइंड एज, प्रेशर को क्या बोलते हैं, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। और फोर्स आपको कितना मिल गया, 2mnu² बाई एल इंटू एरिया। एरिया किसका लेना हमें, एरिया ऑफ द क्यूब, है ना, एरिया ऑफ क्यूब। अब सोचिए जनरली एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, बट क्यूब के लिए क्या दोनों सेम है। ठीक, यहाँ से क्या आ जाएगा l², बट ये क्यूब में कितने होते हैं, 6 फेस होते हैं, 6 फेसेस, और एक फेस का कितना एरिया होता है, l²। तो टोटल कितना हो जाएगा, कितने नंबर ऑफ फेसेस, 6, और एक फेस का कितना हो गया, l²। यहाँ में रख दीजिए, यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, 2mnu² बाई एल। एरिया की जगह पे क्या मिल जाएगा आपको, 6l²। क्लियर, 6 क्यों आया, क्योंकि there are 6 फेसेज इन क्यूब। ठीक, और हर एक फेस का एरिया कितना होगा, l²। ठीक, अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, 2 है 6 है, तो कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 1/3। ऊपर में क्या आएगा, mnu², और यहाँ में l² और यहाँ में l, मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिल जाएगा, l3। चलिए l हमारा क्या था, साइड ऑफ द क्यूब माना था, तो l³ आपको क्या बता रहा है, मतलब साइड इंटू साइड इंटू साइड, मतलब साइड का होल क्यूब, और हम इसको क्या पढ़ते हैं, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब का मतलब क्या होता है, साइड का होल क्यूब, साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो l³ जो हमें क्या बता रहा है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, तो इसलिए हम यहाँ में क्या ले लेंगे, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। ठीक, D किसके लिए फॉर्मूला हमको मिल गया, प्रेशर के लिए, D से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से हमको देख सकते हैं क्या मिल जाएगा, 1/3 mnu²। दिस इज नोन एज काइनेटिक गैस इक्वेशन, इसी को बोलते हैं, दिस इज द फंडामेंटल गैस इक्वेशन, इसी का नाम है काइनेटिक गैस इक्वेशन। क्लियर। तो अगर हमको एग्जाम में कहता है डिराइव द काइनेटिक गैस इक्वेशंस बेस्ड फ्रॉम द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो आपको यहाँ तक निकाल देना है। ठीक, और इस इक्वेशन के हिसाब से जितने भी हमने गैसेस ना है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ग्राम्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, उन सबको डिराइव कर दिया गया। ठीक, देखिए यहाँ से दो चीजें को, एक जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ग्राम्स लॉ, जितने भी गैसेस ना थे वो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स है, तो उनको भी एक सपोर्ट मिल गया कि यस ये सही है, और ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट थे, और जो हमने पोस्टुलेट्स माना था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, उसके बेसिस पे हमने ये इक्वेशन निकाला, और इसके बेसिस पे क्या किया, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैसेस लॉ को सब डिराइव कर दिया। मतलब दोनों क्या हो गए, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, तो भाई हम सही हैं तो हम भी सही हैं। तो गैसेस लॉ बोलता है कि सही है, तो गैसेस लॉ को निकालने के लिए हमने क्या माना था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पोस्टुलेट्स माना था, तो इसका मतलब क्या है कि हमें कॉन्फिडेंस मिल गया कि यस जो पोस्टुलेट्स हमने माना है वो भी सही है, काइनेटिक गैस इक्वेशन भी सही है, और जितने भी गैसेस ना है वो भी सही है। ठीक है, क्लियर। तो ये जनरली हमें क्वेश्चन डेरिवेशन आपको मिलता है, इसको डिराइव करने का तरीका। ठीक, तो ये था आज का गैसियस स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में पहले हमें गैसियस स्टेट्स को पढ़ना है। गैसेस के बिहेवियर को समझने के लिए हमने एक थ्योरी माना, इसका नाम था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, उसके पोस्टुलेट्स को देखा। ठीक, एंड देन उसके बेसिस पे गैस इक्वेशन डिराइव। ठीक है, तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, इसको थोरली आप जाइए रिवाइज करिए, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बताइए।
वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट जरूर करिएगा कि आपको समझ में आया नहीं आया। कोई भी प्रॉब्लम है, नोट्स है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके रखिए। सो नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और तब जितने भी गैसेज हैं उनको हम डिराइव करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद, जय भारत। तो एक यहाँ से अगर